प्रेतनी। हेलो दोस्तों, ये कहानी है एक प्रेतनी की जो शुरू होती है एक लड़के से जो 12 साल का लड़का है, जिसका नाम नीरज था। उसका आदिया आपने अपने आसपास ऐसी कई घटनाएं देखी या सुनी होगी कि जिनमें कुछ बच्चों की हंसी मजाक की वजह से कभी कभी किसी मासूम की जिंदगी दांव पर लग जाती है। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। दोस्तों, डर किसे नहीं लगता। हम अपने आप को चाहे कितना भी नीडर क्यों ना कह लें, लेकिन डर एक ऐसी चीज है जो हर इंसान के अंदर होती है। नीरज मेरा इतना अच्छा दोस्त तो नहीं था, लेकिन वो मेरे क्लास में ही पढ़ता था, तो मैं उसे अच्छी तरह से जानती थी। बहुत भोला और मासूम था, पढ़ाई में सबसे आगे। उसके माता पिता भी टीचर थे, लेकिन वो किसी दूसरे स्कूल में पढ़ाते थे। जाहिर है कि उस वजह से नीरज को घर में कई नियमों का पालन करना पड़ता था। लेकिन दूसरी तरफ नीरज मासूम और कमजोर था, जिस वजह से कुछ बिगड़े हुए बदमाश लड़के उसका रोज स्कूल में मजाक उड़ाते थे और उसे डराते थे। एक दिन की बात है, 8 बजे का वक्त था जब नीरज अपने ट्यूशन से घर वापस जा रहा था और उसके ही स्कूल के कुछ बदमाश लड़के एक जगह बिजली के खंभे के नीचे खेल रहे थे। तब उनमें से किसी ने नीरज का रास्ता रोका और उसे कहा कि जाओ, वहां नीचे हमारी गैंग गेरी है, जाकर उसे लेकर आओ। नीरज ने जब पीछे मुड़कर देखा तो रास्ते के किनारे कुछ दूरी पर शमशान घाट था। वो घबराहट में ही खड़ा रहा तो वो लड़के और गुस्सा हो गए और नीरज के साथ छीना झपटी करने लगे। उसके बैग से किताबें निकाली और उसे डराना शुरू किया। अब वो और डरा हुआ था, लेकिन अब उसे अपने माँ और पिताजी का भी डर लगने लगा था। अगर भूख नहीं मिली और कहीं मम्मी पापा को इस बात का पता चला तो नीरज को बहुत पीटेंगे, बहुत मारेंगे। तब उस बदमाश बच्चों ने नीरज से कहा, अगर तुमने हमें वापस ला कर दी तो हम तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेंगे और फिर कभी तुम्हारा मजाक भी नहीं उड़ाएंगे। नीरज ने तब सोचा कि शायद यही अच्छा मौका है। किताबें भी वापस मिल जाएंगी और उनकी हमेशा के झंझट से छुटकारा भी मिल जाएगा। और फिर नीरज डरते थरथराते हुए उस शमशान घाट की ओर चला गया। वो बच्चे उससे दूर ही खड़े थे। थोड़ी सी चांद की रोशनी थी और उसमें इतना साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अब वो रास्ते के बहुत नीचे चला गया था, जहां से उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। उस शमशान घाट का माहौल एकदम सुनसान था। डर और अंधेरे का काला धुआं उसकी चारों तरफ मंडरा रहा था। तभी नीरज को वहां कुछ पुतले जैसा कुछ दिखाई दिया। उसकी धड़कन तेज हो गई, सांसें जोर जोर से चलने लगी थीं। नीरज ने ठीक से देखा तो सामने वो बस एक टूटा हुआ पेड़ था जो उसे किसी पुतले की तरह नजर आ रहा था, और वहीं कहीं पास में ही वो उसे पड़ी हुई दिखाई दे रही थी। उसे उस वक्त ये बात समझ नहीं आई कि अंधेरे में और उस धुंधली रोशनी में वो बाल उसे नजर ही नहीं आ सकती थी, तो वो बस किसी प्रेतनी की साजिश थी। नीरज उस तरफ चला गया। उसने झट से उस माल को उठाकर भागना चाहा तो उसने देखा कि जिस चीज को उसने उठाया है वो तो कोई काली सी बोतल है। उसने झट से उसे अपने हाथ से झटक दिया और वो बोतल गिरते ही टूट गई। उसके अगले ही पल में एक भयानक सा आकार उसके सामने उभर कर आया। वो कोई औरत थी जो उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें बाहर निकल रही थीं। उसकी हंसी बहुत ही अजीब और डरावनी थी। उसे देख नीरज चीखते हुए बहुत तेजी से वहां से भाग खड़ा हुआ। वो लड़के उसके आने का इंतजार ही कर रहे थे, लेकिन नीरज की हालत देख वो भी पीछे हट गए। वे नीरज वैसे ही भागते हुए अपने घर चला गया। हालांकि जब घरवालों को इस बात का पता चला तो उसे बहुत डांट पड़ी, लेकिन वो बस अपने कमरे में जाकर सो गया। बीच रात को कोई उसके बालों को सहला रहा था। उसे लगा उसकी माँ होगी, लेकिन उसे नींद में थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। अचानक नीरज की नींद खुल गई। उसने उठकर अपने आसपास देखा, पर वहां कोई नहीं था। तभी उसे कोई परछाई जैसी चीज उसके सामने उभरती हुई नजर आई। उसी के साथ एक अजीब सी गंदी बदबू पूरे कमरे में फैल गई। नीरज ने देखा कि उसके सामने वहीं शमशान घाट वाली औरत खड़ी थी। उसे देख नीरज एकदम घबरा गया और डर के मारे बिस्तर में नीचे छुप गया। वो औरत दिखने में बहुत ही भयानक और खौफनाक थी। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें चेहरे से बाहर आई हुई थीं, सर लेकर पांव तक बाल थे। और अब नीरज बिस्तर के अंदर से छुपकर देख पा रहा था कि उसके पैर भी उल्टे थे, और बस उल्टे ही नहीं थे बल्कि जमीन से ऊपर हवा में थे। लेकिन उस औरत ने नीरज से बड़े प्यार से कहा, देखो, मैं तुम्हें डराने नहीं आई हूं, मैं तो तुम्हारी दोस्त हूं। तुमने तो मुझे आज़ादी दिलाई है, तो अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। बस एक चेतावनी देना चाहती हूं कि अगर तुमने किसी को मेरे बारे में बताया तो उसकी सजा मौत होगी। नीरज डरा और सहमा हुआ बिस्तर के नीचे छुपा हुआ था। कुछ ही पल में वो गंदी सी बदबू आनी बंद हो गई। नीरज ने देखा तो वो औरत वहां से चली गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने जो देखा था वो सपना था या सच। उस रात बड़ी मुश्किल से नीरज को नींद आई थी। अगली सुबह नीरज हमेशा की तरह तैयार होकर और अपनी साइकिल लेकर स्कूल के लिए निकल पड़ा। उस वक्त कल रात जिन लड़कों ने उसे परेशान किया था, उनमें से एक लड़के ने उसे देख लिया और फिर उस लड़के ने बीच रास्ते में ही नीरज की साइकिल को रोककर कल की बात के लिए उसे भला बुरा कहा, बहुत गालियां दी।
जब नीरज ने वहां से भागने की कोशिश की तो उस लड़के ने एक लकड़ी फंसाकर नीरज को साइकिल से नीचे गिरा दिया। नीरज को बहुत जोर की चोट लगी। शाम को स्कूल से घर वापस जाते वक्त नीरज ने देखा कि रास्ते के किनारे लोग एक जगह जमा होकर खड़े थे। उसने अपनी साइकिल रोककर देखा तो वहां उसी लड़के की लाश पड़ी हुई थी जिसने नीरज को सुबह स्कूल जाते वक्त साइकिल से गिराया था। उसे किसी बड़ी सी गाड़ी ने कुचल दिया था। उसकी पिछली हुई लाश को देख नीरज को चक्कर सा महसूस हुआ और वो शौक से भर गया। वो किसी तरह घर पहुंचा और जाकर अपने कमरे में बैठ गया। उसके मम्मी पापा टीचर होने की वजह से वो भी नीरज की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। लेकिन जब उसके ट्यूशन जाने का वक्त हुआ तो उसकी मां ने देखा कि नीरज बेजान सा पड़ा हुआ था। उसे बहुत तेज बुखार था। उसके घर वालों ने डॉक्टर को घर बुलाया और नीरज का इलाज किया। नीरज उस रात भी किसी बेजान शरीर की तरह पड़ा हुआ था। वो बस एक बात को सोच रहा था कि कहीं उस प्रेतनी ने तो। तभी उसने देखा कि वो प्रेतनी फिर से उसके सामने उभर कर आ रही है। वो देखने में बहुत ही भयानक थी, लेकिन वो आज हंस रही थी। और तब उसने एक अजीब सी हंसी हंसते हुए उससे कहा, क्यों नहीं, उसने तुम्हें तकलीफ दी और मैंने उसे मार दिया। तुम्हें जो भी तकलीफ देगा उसकी यही हालत होगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, बस तुम्हें ये बात किसी को नहीं बतानी है। और हंसते हुए ही वो फिर से गायब हो गई। आखिरकार नीरज को यकीन हुआ कि आज जो भी हुआ था वो कोई इत्तेफाक नहीं था। नीरज की ये सब सह पाना बहुत मुश्किल था। वो तो महज 12 साल का लड़का था, लेकिन वो इतना डरा हुआ था कि किसी को भी वो बात बताना से डर रहा था। शायद उसके घर वाले उस पर यकीन भी करते, लेकिन नीरज की तबीयत तो दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसके मम्मी पापा का उसकी तबीयत की तरफ ध्यान ही नहीं था। नीरज वो पहले से ज्यादा कमजोर था, दिमागी और शारीरिक तौर पर भी। वो रात रात भर सो नहीं पाता था। दिन में स्कूल और पढ़ाई की वजह से कोई उसे सोने नहीं देता था और उसका असर उसकी तबीयत पर होता जा रहा था। लेकिन उस लड़के की मौत के बस कुछ दिनों बाद एक और घटना ने नीरज को बुरी तरह से हिला दिया। एक दिन नीरज अपनी क्लास में बैठे बैठे झपकियां ले रहा था। वहां उसकी स्कूल टीचर बच्चों को पढ़ा रही थी। टीचर ने भी नीरज के बारे में यह महसूस किया था कि पिछले कुछ दिनों से वो लगातार पढ़ाई में पीछे पड़ रहा है। वो पहले जैसे पढ़ाई नहीं करता। क्लास का सबसे होशियार लड़का होने की वजह से कुछ दिनों तक उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन आज उसे झपकियां लेता देख उन्हें बहुत गुस्सा आया। उस पर से उसने होमवर्क भी नहीं किया था, तो टीचर ने उसे बहुत डांटा और उसे झड़की लगाई। दूसरे दिन जब नीरज स्कूल गया तो उस दिन स्कूल बंद था। स्कूल को अचानक से छुट्टी दी गई थी। ये सुनकर वो हैरान रह गया। तब उसने किसी को ये कहते हुए सुना कि एक स्कूल टीचर ने क्लास के पंखे से लटककर फांसी लगा ली है। और जब स्कूल के सीसीटीवी में चेक किया तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे जबरदस्ती फांसी लगा रहा हो। पर वो कौन था, वो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। टीचर का पूरा शरीर कांप रहा था, गला हिल रहा था, लेकिन फिर भी वो फांसी पर चढ़ गई थी। इस बार नीरज उस खबर को सुनकर सुन रह गया। ये सब नीरज के बर्दाश्त के बाहर था, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। किसे वो उस औरत के बारे में बताए जो उसे हर रोज दिखाई देती है? कौन यकीन करेगा उस पर? और अगर नीरज ने किसी को वो बात बता दी और उस औरत ने उसे भी मार डाला तो ये सोचकर ही नीरज चुप रह जाता था। सवाल जिंदगी और मौत का था। इस बात को नीरज ने फिर से अपने अंदर दबा दिया। अब दिन ब दिन नीरज का बर्ताव बदलता जा रहा था। वो हर वक्त परेशान और बेचैन रहने लगा था। वो औरत अब उसे हर जगह दिखाई देती थी और नीरज हर वक्त उससे बचने की, उससे छुटने की एक नाकाम सी कोशिश करता था। और तब वो औरत नीरज के शरीर पर नाखूनों से घाव कर देती, उसे उसकी गलती की सजा देती। उसके कुछ दिनों बाद एक नीरज के पापा ने देखा कि नीरज अपने कमरे में नींबू मिर्ची वगैरह लेकर कुछ जादू टोना जैसा कुछ हरकतें कर रहा था, किसी तरह का काला जादू। वो देख नीरज के पापा और भी गुस्सा हो गए। पहले से ही वो नीरज के बर्ताव और पढ़ाई को लेकर परेशान थे और अब तो उन्होंने नीरज को बहुत ही अजीब काम करते देख लिया था। उस वजह से उसके पापा ने नीरज को बहुत मारा। तब नीरज बस एक बात चिल्ला रहा था कि पापा मुझे मत मारो, वरना वो आपको भी मार देगी। लेकिन वो ठहरे पढ़े लिखे लोग नीरज की बात को समझने के बजाय वहां से और पीटने लगे। उन्हें लग रहा था कि नीरज की दिमागी हालत ठीक नहीं है और इसलिए वो कुछ भी अनाप शनाप बातें किए जा रहा है। उसी रोज नीरज की माँ और पापा ने एक डॉक्टर को घर पर बुलाया। डॉक्टर ने नीरज की जांच की और कुछ दवाइयां लिखकर दी। नीरज तब भी यही बड़बड़ा रहा था कि वो यही है, वो इस बात का बदला जरूर लेगी, वो आपको नहीं छोड़ेगी पापा। तब डॉक्टर ने नीरज के पापा को इस मामले में शांति से लेने की सलाह दी और एक बार नीरज से प्यार से बात करने को कहा, शायद उस वजह से किसी कारण का पता लग जाए। तो डॉक्टर के कहने के मुताबिक उस शाम नीरज उसके कमरे में चले गए। नीरज की आंखें बड़ी बड़ी हो रखी थीं, उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। नींद की गोली देने के बावजूद वो सो नहीं पाया था।
नीरज के पापा ने उसके पास बैठे हुए उसे पूरी बात बताने को कहा और उसे भरोसा दिलाया कि वो उसकी तकलीफ को दूर कर देंगे। आखिरकार नीरज ने उन्हें शुरू से अब तक हुई सारी घटनाएं बताईं और उस प्रेतनी के साय के बारे में भी बताया। कहा कि वो अब भी इसी कमरे में खड़ी है, ठीक उनके पीछे। तो उसका वो भयानक चेहरा, उसकी वो बाहर निकली हुई आंखें, वो कैसी दिखती है, ये तक उन्हें बताएं। लेकिन नीरज के पापा ने उस पर यकीन करने के बजाय ये समझा कि उसकी हालत खराब है। उस प्रेतनी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने नीरज से कहा था कि वो किसी को भी उसके बारे में नहीं बताएगा। वो बहुत गुस्सा थी। उसी वक्त वो प्रेतनी नीरज के पापा को ही मार देना चाहती थी। तभी नीरज उसके सामने उन्हें छोड़ देने के लिए गिड़गिड़ाने लगा। तब उस प्रेतनी ने अपनी अजीब सी हंसी हंसते हुए उससे कहा, मैं तुम्हारे पापा को छोड़ दूंगी, लेकिन फिर तुम्हें मेरे साथ आना पड़ेगा, मेरा गुलाम बनना पड़ेगा, ये शरीर तुम्हें मेरे हवाले कर देना होगा। नीरज के पापा को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन उससे बात कर रहा है। और तब नीरज ने रोते गिड़गिड़ाते हुए उस प्रेतनी से कहा, हाँ, मैं तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूं। मैं अपना शरीर तुम्हारे हवाले करता हूं। मैं तुम्हारा गुलाम हूं। नीरज के पापा ने नीरज की ये बातें सुनी और उसके बारे में और बुरा लगा। उन्हें लगा कि सही वक्त पर इलाज किया होता तो उसकी ये हालत ना होती, और वो नीरज को शांत कर कमरे से बाहर चले गए। उन्होंने अपनी पत्नी यानी नीरज की मां को भी ये सारी बातें बताईं। उन्हें भी ये बताया कि नीरज कैसे पागलों जैसे बर्ताव कर रहा है, कैसे कुछ भी बड़बड़ा रहा है। और तब उन दोनों ने तय किया कि दूसरे दिन सुबह ही वो उसे किसी बड़े से अस्पताल में लेकर चले जाएंगे। तब उन दोनों ने नीरज के कमरे में झांक कर देखा। उस वक्त नीरज शांति से सो रहा था, पर उन्हें कहाँ पता था कि वो उसे आखिरी बार देख रहे हैं। बीच रात किसी आवाज की वजह से नीरज के मम्मी पापा की नींद खुल गई। उन्होंने देखा तो घर का दरवाजा खुला था और नीरज अपने कमरे में नहीं था। असल में वो कहीं भी नहीं था। उसके घर वालों ने पुलिस में कंप्लेन की, नीरज को ढूंढना चालू कर दिया। दिन, महीने और साल बीत गए। उसे बहुत ढूंढा गया, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। उस घटना को अब कई साल हो चुके हैं। नीरज आज तक कहीं नहीं मिला है। मैं नीरज के गुम हो जाने के बाद हर जगह ये बात फैल गई थी कि वो पत्नी नीरज को लेकर चली गई है। पर नीरज के घर वाले पहले तो इस बात को मानने को राजी नहीं थे, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें इस बात का पछतावा हुआ कि शायद वो नीरज की बात मान लेते, उस पर थोड़ा भी यकीन कर लेते, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।